नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट, जिसमें हम देश और दुनिया के चर्चित मुद्दों पर बातचीत करते हैं हमारे खास मेहमानों से। आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ आज ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर हम इस पर बातचीत करना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ओजांग IAS अकेडमी के MD ओजांग सर। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सभी जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन सभी को। और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और किसी भी राष्ट्र की ताकत होती है शिक्षा। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आज इस मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए। सर, एक समय था जब हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था और मुझे लगता है कि वो समय अब वापस से लौटकर आ ही रहा है। शिक्षा को वैसे तो शब्दों में बयां कर पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान सी चीज है, जो सिर्फ हमारे जीवन के ही नहीं, देश के ही नहीं, बहुत सारे मायनों में हमारा विकास, समग्र विकास करती है। लेकिन फिर भी अगर हम बेसिक तौर पर समझना चाहें शिक्षा के सच्चे अर्थों को, तो वो क्या होंगे? शिक्षा अगर देखा जाए तो जो मनुष्य का जीवन होता है, जब हम पैदा होते हैं तो माना जाता है कि हम पशु के समान होते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य बनाने वाली कोई चीज ज्ञान होती है। ज्ञान का मतलब होता है चेतना, यानी मेरे आसपास जो कुछ भी है उसके प्रति मेरा एक दृष्टिकोण होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और हम उसके लिए जब हम बोलना सीखते हैं, जब हम अपने परिवारों में होते हैं, अपने माता पिता से, जो हमारे पहले गुरु होते हैं एक्चुअली में, हम उनसे बात करते हैं, ये क्या है, वो क्या है। हम अपने अनुभव से, माँ कहती है कि वो तवा गर्म है, हाथ मत रखना, लेकिन हमारी क्यूरोसिटी उस तक लेके जाती है। हम जल जाते हैं, हम रोते हैं, हमें चोट लगती है, हम सीख जाते हैं कि ये माँ ने कहा है गर्म तवे पे हाथ नहीं रखना। तो यानी जो अपने आसपास की जो सराउंडिंग है, जिस विश्व में हम हैं, उसके बारे में जो एक क्यूरोसिटी है, वो उसको जानने का जो तरीका है, उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करना, यही हमारी शिक्षा कहलाती है। अब इसको अलग अलग रूपों में बांटा जा सकता है। अगर मैं इसको कहूं, खासतौर पे बड़े गर्व के साथ मुझे कहना है कि भारत 2/3 समय में, अपने पूरे समय के 2/3 हिस्से में विश्व गुरु रहा। और इस विश्व गुरु बनने के पीछे कभी हमारी कोई सैन्य शक्ति नहीं रही, हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी आर्मी बिल्डअप नहीं किया। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो हमारी शिक्षा रही है। अब यहां 3 हिस्से हैं, ये बहुत ध्यान से आप समझना। एक होता है लिटरेसी, साक्षरता, एक होता है एजुकेशन, शिक्षा। भारत में विद्या वर्ड हुआ करता था। विद्या प्राचीन भारत में विद्यार्थी हुआ करते थे, शिक्षार्थी हुआ करते थे। और एक वर्ड आया वेस्टर्न से, लिटरेसी, साक्षरता, यानी कि जो मुझे बताया जा रहा है उसको एज इट इज मैंने देख लिया। और उसका पर्पस होगा कोई जॉब लेना, किसी एग्जाम को क्रैक करना, कोई नौकरी हासिल करना, आजीविका। तो वो लिटरेसी हो गया, यानी कि उसकी एक है कि भैया आप लिख पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उससे क्या सीख रहे हैं, आप उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा कितना बना रहे हैं, ये शिक्षा और विद्या से आती है। और मैं उस महान भूमि का एक नागरिक हूं जहां विद्या हुआ करती थी। और विद्या का मतलब होता था दक्षता, यानी किसी चीज को जीवन में उतार लेना, वो विद्या कहलाती थी। बहुत ही खूब आपने कहा सर। प्राचीन शिक्षा के स्तर को और उस वक्त की अगर हम शिक्षा को देखें और आज की आधुनिक शिक्षा को हम देखें, तो एक बहुत ही बड़ा अंतर हमें नज़र आता है। जहाँ पे हमारे प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से हमारा देश जाना जाता था और कई विश्वविद्यालय हुए। तो आज तो ये जो फ़र्क जो है, ये फ़र्क कितना गहरा आपको नजर आता है? और आज की जो आधुनिक शिक्षा है, क्या वो सच में हमारा सर्वांगीण विकास कर रही है या फिर हमें सिर्फ नौकरियां पाने के लायक बना रही है? अभी जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि नालंदा विश्वविद्यालय है। कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, यही 2 विश्वविद्यालय थे। इतना बड़ा देश, गांधार से लेकर अहोम यानी आसाम तक, चोल साम्राज्य तक, यानी कि अरब सागर तक, हमारा पूरा विस्तार ये फैला हुआ है। क्या 2 विश्वविद्यालय? नहीं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स में है कि भारत में सन 1835 से पहले तक, यानी अंग्रेजों के शासन तक, जब वहां उन्होंने शुरू किया, भारत में 7 लाख से ज्यादा रेवेन्यू गांव थे। और उन रेवेन्यू गांवों में, हर गांव में शिक्षा जो थी, यानी एजुकेशन, गुरुकुल हुआ करते थे, जहां एक गुरुकुल में 200 स्टूडेंट से लेकर 20,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे। ये बहुत गौरव की बात है। और हमें हमारी पुस्तकों में हमारी शिक्षा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ 2 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालयों के नाम याद हैं।
15,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय आधुनिक भारत में थे। और आप आश्चर्य करेंगे उसमें क्या पढ़ाया जाता था, हर एक स्टूडेंट को 18 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और हमारी जो शिक्षा थी वो सर्वांगीण विकास की थी। आज अगर आप बात करें तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ेगा, मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल पढ़ेगा, ठीक है, कॉमर्स वाला केवल वाणिज्य पढ़ेगा। उस समय हमारे यहां ऐसी स्थिति थी कि हमारे यहां ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मेटलर्जी, आध्यात्म, योग, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ने होते थे। और शिक्षा जीवन का एक बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा था। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे बहुत गर्व के साथ मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत की भूमि में आज हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं बताया जाता कि जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, आप आश्चर्य करेंगे कि शिक्षा किसी राजा या किसी सरकार का उत्तरदायित्व तो नहीं था। शिक्षा कम्युनिटी सब्जेक्ट थी, यानी समुदाय का विषय था। भारत में ऐसे विश्वविद्यालय थे, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहां फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंस वहां पे था, खाना पीना था। और इसका पूरा खर्चा वो जो रेवेन्यू विलेजेस थे, वो जो कम्युनिटी यानी समुदाय जो था, वो उसको उठाता था। और यही कारण है कि भारत के कण कण में शिक्षा थी, भारत के कण कण में विज्ञान और शोध हुआ करता था। अब आधुनिक शिक्षा की बात करें तो आपको पता है कि 190 सालों की अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली। और जब कोई शासक बन जाता है, जब हम उसकी कॉलोनी बन गए, तो उसको एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो उसकी सोच समझ का हो। और उन्होंने बहुत बड़ा, अगर मैं कहूं कि इतिहास की सबसे बड़ी साजिश हमारे साथ हुई। और जो मैकाले अकॉर्ड में उसने जो भारत की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को पलट के रख दिया, जो देशज भाषाओं में यानी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो शिक्षा थी उसको डिस्ट्रॉय किया, और उसकी जगह वो लेकर आ गया एक विदेशी भाषा में यानी इंग्लिश भाषा में शिक्षा, जहां उनके लिटरेचर, उनके राजा रानियों की कहानियां, उस शासन का महत्व, पहला चैप्टर होता था भारत में ब्रिटिश राज के फायदे। तो कौन सी पीढ़ी तैयार होगी? वो पीढ़ी जो मानती है कि अंग्रेजों का शासन, ये सब कुछ सर्वोत्तम है। तो हम भारतीय धीरे धीरे उसी शिक्षा से निकलकर अपने ऊपर शर्म महसूस करने लगे। आज कहा जाता है कि पश्चिम ने हमें ज्ञान विज्ञान दिया। सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादातर हमारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन यानी राष्ट्र वेस्टर्न से आया है, पढ़ाया जाता है। तो आप किसी भी, मैं आपसे हिस्ट्री की किताब के बारे में बात करूंगा, आप राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ लें, दक्षिण भारत के साम्राज्य में चले जाएं और वहां जाकर आप ये पढ़ लें, वहां राष्ट्र और राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग ये 7वीं शताब्दी में कर दिया गया था। आप जाएं और इतिहास की किताबों में देखें तो ये कॉन्सेप्ट वहां से नहीं आया है। पूरी दुनिया को बहुत से आधुनिक कॉन्सेप्ट हमने दिए, लेकिन ये जो एक सबसे बड़ी साजिश हुई वो हम उसको समझ नहीं पाए। अब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, जो आपने बात कही। जो मॉडर्न वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में मॉडर्न का मतलब होता है वेस्टर्नाइजेशन। ये आप इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जब भी एक मैं लाइन बार बार बोलता हूं, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हमने आधुनिकता और पश्चिमीकरण दोनों को मिला दिया। हर वो चीज जो पश्चिमी वही आधुनिक होगी। ये कैसी शर्त है? क्या भारत में एक साड़ी पहने हुई महिला पिछड़ी मानी जाएगी? एक धोती कुर्ता पहना हुआ इंसान क्या पिछड़ा माना जाएगा? आधुनिकता वस्त्र परिधान संस्कृत में नहीं, मानसिकता में होती है। मानसिकता में हर व्यक्ति जो वेस्टर्न पहनावे में, वेस्टर्न रीति रिवाज के साथ है, वेस्टर्न जो कर रहा है, हम उसको आंख मूंद कर नहीं अपना सकते। आधुनिकता जानते हो क्या होता है? आधुनिकता होता है कि जब हम किसी मान्यता, किसी संस्कृति को अपना रहे हैं तो हम अपने तर्कों का प्रयोग करें, अपने दिमाग का प्रयोग करें कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि 190 साल तक उन्होंने हमें अपना गुलाम बना रखा, हमारा मास्टर बन गए, उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था में चेंज कर दिया, तो वो जो करें वो हम करें, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो कहना है कि मॉडर्न एजुकेशन, मैं इस शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर ये एजुकेशन भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, धरोहर, इनके बारे में बताती है, यस इट्स मॉडर्न। अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो मुझे बताएं। और अगर ये मुझे मेरे बारे में नहीं बता रही, मेरे देश के बारे में नहीं बता रही, मेरी संस्कृति, मेरे देश के नायकों के बारे में नहीं बता रही, तो मैं शिक्षा को आधुनिक नहीं कहूंगा। और अगर किसी को यह गर्व है कि ज्ञान विज्ञान चिकित्सा इंजीनियरिंग वेस्टर्न से आया है, तो कौन थे महर्षि कणाद? कौन थे जो हमारे सुश्रुत, जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था के ऐसे औजारों के बारे में बात किया था जिसको आज हमें जो है वो जानने समझने का हमें फुर्सत ही नहीं है। कौन थे ऐसे लोग जिन्होंने पाई का मान निकाल दिया? अगर हम वाकई में इतने दकियानूसी थे और हमारा ज्ञान विज्ञान हमें बाहर से मिला है, तो हमारे पास ये चीजें तब क्यों मौजूद थी जब वेस्टर्न अपनी सभ्यता
का नामो निशान भी नहीं ढूंढ पा रहा था, बिल्कुल वो कबीलों के रूप में थे। तो एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो सिर्फ किसी एग्जाम के लिए आपको तैयार कराना नहीं होता है। एजुकेशन का मकसद आपका सर्वांगीण विकास करना विकास होता है। करना होता है। तो जो भी एजुकेशन मुझे मेरे देश से परिचित कराती है, मुझे गर्व महसूस कराती है, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। और याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, शिक्षा दिवस की बात हो रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि राष्ट्र जो होता है सरकारों से नहीं बनता है, वो लोगों से बनता है। और लोग जो होते हैं वो संख्या नहीं होती है, लोगों की भावनाएं होती है। वो लोगों की भावनाएं राष्ट्र का निर्माण करती हैं। और अगर भावनाएं देश हित की हैं, राष्ट्र हित की हैं, राष्ट्र के लिए समर्पण की हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्र को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जापान इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हिरोशिमा नागासाकी, दो सबसे बड़े व्यापारिक शहर क्षण भर में मिट गए। किसी और देश के साथ ऐसा हुआ तो सालों लग जाते उसको खड़े होने में। जापानियों ने कहा हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे। जापान का हर एक व्यक्ति उद्योग में लग गया, प्रोडक्शन में लग गया। और आज अब दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जापान के बिना वो कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ऐसा देश जो 80% भूकंप झेलता हो, रिंग ऑफ फायर में हो, ज्वालामुखी घटनाएं होती हो, जहां खाने के लिए कुछ नहीं हो, सिर्फ सी फूड पे डिपेंडेंस हो, आज वो टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान सबका मास्टर बन के बैठा है। कैसे हुआ? क्या किसी सरकार ने किया? नहीं, लोगों ने किया। इसीलिए शिक्षा का मकसद होता है लोगों को राष्ट्र की धरोहर के साथ जोड़ना, राष्ट्र की उन्नति के साथ जोड़ना। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और जीरो भी भारत की ही देन है। और हम सब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत में जो शिक्षा का कल्चर जो रहा है वो किसी भी दूसरे देश से कई गुना ज़्यादा बढ़कर रहा है। सर, अगर हम बात करें कि अविकासशील देश या विकासशील देश और विकसित देशों के बीच का जो हम फर्क जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर ही डिपेंड करता है। तो विकसित देश को पाने की या विकसित देश बनने की जो एक सीढ़ी है वो शिक्षा है, किस तरीके से? आज की दुनिया में, खासतौर अगर आज की हम बात करें, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, कहा जाता है कि वही देश सर्वाइव कर सकता है, वही देश आगे बढ़ सकता है जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो, यानी अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित होना जरूरी है। आप चाहे अमेरिका को देखें, अगर बिल गेट्स की बात करते हैं, मार्क जुकरबर्ग की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, तो इनके बारे में बड़ी मोटिवेशनल कहानी होती है कि कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने ऐसे इनोवेशंस किए, ऐसे पेटेंट लिए कि पूरी दुनिया उनकी बनाई गई चीजों का इस्तेमाल करी और वो पैसा उस देश में जा रहा है, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तमाम भारतीय सिलिकॉन वैली में जाकर काम कर रहे हैं और हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। तो सिंपल सा फंडा होता है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, स्टार्टअप बेस्ड इकोनॉमी, ये अगर आज आपको सर्वाइव करना है तो ये बहुत जरूरी। कितने समय तक आप मान लीजिए बात हुई मिसाइल्स, राफेल की खरीदने की बात है, तो किसी देश ने तो बनाया, जिस देश ने बनाया राफेल, उसको जरा ज्योग्राफी में जाके देखें वो देश कितना बड़ा है। भारत का एक राज्य उसके सामने रख दें तो वो उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अपनी नॉलेज के दम पर वो ऐसे लड़ाकू विमान बना रहा है जो आपको बेच रहा है। ये दिमाग उसके पास भी है, आपके पास भी है। पर अगर हमने अपने लोगों को स्टार्टअप में डाला, हमने उनको इस काम में डाला, तो भारत अपनी जरूरत की चीजें खुद पैदा कर सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं एग्रीकल्चर का। 55% आबादी हमारी एग्रीकल्चर में लगी, बहुत बड़ी बात है। कई देशों की कुल जनसंख्या भी ज्यादा, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर की जो हालत है, क्या आपसे छुपी है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है हमारे किसान की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर यही हमारी किसान कम्युनिटी अगर नॉलेज बेस हो जाए, वो खुद इनोवेशन करना शुरू करें, पर हेक्टेयर उत्पादन में हम बढ़ोतरी करें, ऐसी मशीनों को लेकर आ सकें जो क्लीन एनर्जी पे चल सकें, जो महिलाएं भी जिसका इस्तेमाल कर सकें, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पास, हम दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर खेती करते हैं, हमारा खेती का स्तर कहां पहुंच जाएगा। हम सिर्फ अपना नहीं, पूरी दुनिया का पेट भर सकेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बहुत जरूरी है। और एक बात आपको मैं बताता चलूं, हमसे आजादी के बाद एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बहुत कुछ सरकारी करने के चक्कर में हमने एजुकेशन को हाथ से जाने दिया। एक्चुअली होना ये चाहिए, आप विकसित देशों को अगर देखेंगे, खासतौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, नॉर्वे, स्वीडन, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे बैठते हैं। इनके यहाँ जो मैक्सिमम एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एजुकेशन सबको जब बराबर मिलेगी, अमीर का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा है, गरीब का बच्चा भी, और सबको एक समान शिक्षा मिल रही है, तो आप देखिए कि कभी शिक्षा ही भेदभाव का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। प्राचीन समय में गुरुकुल में राजा का बच्चा भी उसी गुरुकुल में, आपने कितनी बार कहानियां पढ़ी होंगी कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, बचपन के मित्र थे। तो शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए समान थी। होना यह चाहिए था कि आजादी के बाद
हमें बहुत सी चीजें प्रायोरिटाइज कर सकते थे, लेकिन एजुकेशन को गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए। तो दो चीजें किसी भी विकसित राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये दो चीजें अगर हमने स्टैंडर्ड करके रखा होता, सिर्फ और सब कुछ छोड़ दिया होता, सरकार स्टील बनाने लगी, फलाना बनने लगी, सब कुछ करने लगी, लेकिन अगर हमने इन दोनों चीजों को अपने हाथ में रखा होता सरकार ने और पूरा फोकस कर दिया होता, तो शायद आज हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो चुका होता। आज पूरी दुनिया में हमारी तूती बोल रही होती। आज हम इतना बड़ा इंपोर्ट नहीं कर रहे होते, हम एक्चुअली में एक एक्सपोर्टर कंट्री होते, जैसा प्राचीन समय में भारत था। फर्स्ट एडी में हम पूरी दुनिया का 42% जीडीपी का हिस्सा हमारे पास अकेले था, और अंग्रेजों के आने तक, औरंगजेब 1707 तक भी हम 24-25% वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा लेके बैठते थे, जो आज 1.9% है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। तो एजुकेशन में अगर हमें आगे जाना है तो एक सार्वभौमिकता लानी चाहिए। एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, एजुकेशन आज भारत में विभाजन का सबसे बड़ा कारण है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक गरीब का बच्चा कहां पढ़ता है? गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्या स्थिति है उसकी? सभी जानते हैं। कुछ अच्छे हैं, लेकिन सभी अच्छे नहीं। शिक्षा का स्तर वहां पे बहुत कम होता है। और अमीर का बच्चा कहां पढ़ता है? बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में और कॉलेजेस में। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल्स में और इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, जब दोनों जॉब मार्केट में आते हैं, एक नौकरी के लिए बहुत बड़ी सिविल सर्विसेज को देना है, तो वो गरीब का बच्चा जो है वो क्या उस कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा? सबसे पहले वो अपने कॉन्फिडेंस से उनके बीच में ही खड़ा नहीं हो पाता है। वो हमेशा अपने आप को कम तैयार होगा, तब तक जो दूसरा व्यक्ति है वो निकल जाएगा। हाँ। अब मुझे बताओ कि जब हमने शिक्षा की शुरुआत की प्राइमरी लेवल से, तो हमने एक को मालिक बना दिया और दूसरे को शिक्षा नौकर बना दिया। और किसने किया? ये शिक्षा ने किया। कभी सुना है कि किसी अमीर आदमी का लड़का, किसी नेता का लड़का, किसी बहुत बड़े जज का लड़का किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? हाँ। यहां पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, ग्लोबल स्कूल में पढ़ रहा है, विदेशों में पढ़ रहा है। तो डे वन से ही आपने भारतीय समाज में विभाजन कर दिया कि ये एक जो हैव्स नॉट है और ये हैव्स है। आज भी हम देख सकते हैं अमीर वर्ग के ज्यादातर बड़ा अजीबोगरीब चीज है, बड़ी अजीबोगरीब चीज है कि हम फिलॉसफी से बताते हैं देखो ये समाजवाद है, सबको बराबर लेकर आना है, लेकिन आपने जो एजुकेशन सिस्टम रखा है वो आपको विभाजन दे रहा है। मजा तो तब था ना कि गरीब का लड़का भी वही एजुकेशन मिले और जो अमीर के लड़के, क्योंकि जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो तो तुमसे कहता है ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहां रही? ये रही नौकरी। वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, उसके टीचर्स ने अच्छे से प्रिपेयर किया है, ये बेचारा पहली बार जो है अंग्रेजी से इसका सामना हो रहा है, नौकरी सबको पता है किसको मिलनी है, तो फिर अपॉर्चुनिटी रह कहां गई? इक्वल विभाजन आपने कर दिया। इसीलिए एजुकेशन एक वो माध्यम है, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं, अगर आपको अपने समाज में समानता लेकर आनी है, अवसरों की समानता लेकर आनी है, संसाधनों की छीना झपटी से रोकना है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन, जो सबसे बड़ा आपको संसाधन मिल सकता है वो एजुकेशन से मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा भी है कि शिक्षा के फील्ड में जो है बहुत सारा कमर्शलाइजेशन हो गया है, और इतनी मतलब जो स्कूल्स की हम फीस अगर कह लें या हम उच्च शिक्षा पाने की अगर हम फीस कह लें तो इतनी हाई हो गई कि वो मध्यम वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग है उनके बस की ही बात नहीं रह गई है। वो अलग बात है कि ओजांग आईएएस अकेडमी 99 रुपए में भी जो है हमारे स्टूडेंट्स को है तैयारी करवाना चाहता है, उनके आईएएस बनने के सपने को पूरा करना चाहता है, लेकिन ये कमर्शलाइजेशन जो हुआ है, ये आप क्या मानते हैं कि जो वर्ग है, मध्यम वर्ग या पिछड़ा वर्ग है, उनके बच्चे हैं इस वजह से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? जैसा मैंने पहले बताया कि आज की डेट में शिक्षा समाज का उद्देश्य नहीं रहेगी, जो हमारा प्राचीन समय हुआ करता। शिक्षा प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करता था, राजा और उसके संसाधन उन गुरुकुलों को सपोर्ट करते थे, और शिक्षा बेसिकली एक समुदाय का विषय हुआ करता था। जिम्मेदारी, वो गांव पूरी जिम्मेदारी लेता था कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, स्किल्ड हों। आज शिक्षा जो है एक संसाधन बन चुका है, रिसोर्स। अब अच्छा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रिसोर्स हैं कम, तो जब भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रिसोर्स कम होगा, छीना झपटी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा फंडा, और उसमें से जो वर्ग पावरफुल होगा वो उस चीज को पालेगा, क्योंकि अब शिक्षा सभी के लिए सार्वभौमिक नहीं है। अब कौन माँ बाप ऐसा होगा जिसके पास थोड़ा भी पैसा आ जाए, वो सबसे पहले चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके, शिक्षित हो सके, या कम से कम इस जॉब मार्केट के लायक तो हो सके, चाहे वो कोचिंग के थ्रू हो, चाहे ट्यूशन के थ्रू हो। उसकी यही एक ख्वाहिश रहती है कि भाई मेरा जीवन चाहे जैसे भी बीत गया, मेरे बच्चे का होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। इवन मतलब हमने खुद ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कैसे हमारे मम्मी पापा जो है अपने हर शौक को ताक में रखकर सिर्फ हमारी स्कूलों की मोटी मोटी फीस को जो है जोड़ा करते थे।
अब जब ये हो गया संसाधन, अब ये हो गया स्कैर्स रिसोर्स, यानी कि अब इसकी कमी हो गई, तो अब क्या होगा, जब कोई चीज कम हो जाती है और मांग ज्यादा होती है, उसकी बोली लगती है। तो हमारे देश में एजुकेशन की बोली लगने लगी। जो ज्यादा पैसे वाला है उसके लिए ये ए लेवल स्कूल, जो उससे कम है वो बी लेवल स्कूल, सी लेवल। भैया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम टाट पट्टी पे बैठो, तो हमने वो कर दिया। सो सर, हम सब लोग मिलकर या देशवासी, सरकारें मिलकर कैसे इस बड़ी खाई को पाट सकते हैं? आने वाले में ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, हम बार बार जैसे हम लोग जिक्र करते हैं कि सरकार ये करे या ये करे, मैंने जैसे पहले बताया कि राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है। जब हम आर्टिकल 51A की बात करते हैं, मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, तो शिक्षा हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो हमने आज तक कभी उसको ध्यान से पढ़ा नहीं कि वो क्या है मकसद। जब हम अपनी संस्कृति को जानेंगे तो शिक्षा बेसिकली कम्युनिटी सब्जेक्ट है। और मैं एक और चीज कहूंगा, बहुत यहाँ एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, किसी किताब को पढ़ लेना, किसी एग्जाम को दे देना शिक्षा नहीं है, या डिग्री हासिल कर लेना। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इसका कोई मकसद नहीं। और हम इसी भेड़ चाल में मिले। प्राचीन समय में एक अच्छा लोहा ढालना, एक अच्छा बर्तन बनाना, एक अच्छा हथियार बनाना, दक्षता, ये होती है शिक्षा। मतलब शिक्षा का मकसद है कि मैं अपने लिए रोजगार, अपने लिए आय उपार्जन कर सकूं, और वो किसी भी तरीके से कर सकूं। सिर्फ किसी सरकारी नौकरी में जाके नहीं मुझे जो है शिक्षा का जो है रोजगार मुझे मिल सकता है। मुझे कहीं पर भी मैं जाऊं, मैं अपने लिए स्टार्टअप, मैं कंपनी खोल सकूं, गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस है मेरे पास, मैं अपना काम कर सकूं। मुझे मेरी जो शिक्षा होती है वो मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कितना जोड़ती है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भारत बहुत बड़ी आबादी का देश है, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। भारत में या दुनिया के किसी भी देश में किसी भी सरकार के बस में नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी, और वो भी यूथ पॉपुलेशन जो कि भारत के पास है, इसको जॉब दे सके। जॉब सीकर बनने की बजाय हमें जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। और यही वो रीजन था कि हम दुनिया के मालिक थे, विश्व गुरु थे, और सबसे ज्यादा सोना चांदी हमारे पास था, सोने की चिड़िया कहलाते थे। उसका कारण था हम इतना कुछ प्रोड्यूस करते थे कि दुनिया मजबूर होकर खरीदती थी। तो हम बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि हम जॉब प्रोवाइडर थे। हमें वो कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। बहुत ही सही बात की सर, कि हमें आने वाले समय में जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा को सिर्फ हम डिग्रियों से ना देखें, डॉक्यूमेंट से ना देखें, बल्कि शिक्षा के मायनों को सच्चे अर्थों में समझें। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और व्यू पॉइंट पे आपको ये विचार कैसे लगे और क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, ये बताने का कष्ट जरूर करें, ताकि हम आगे अपने डिबेट्स में उन पॉइंट को भी शामिल करें। जो सबसे अच्छा कमेंट इसमें करेगा वो हमारे साथ जुड़ेगा, और अगली वीडियो में मैं उसका नाम भी जरूर लूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।